स्टूडेंट, मैं इंद्रजीत वर्मा भौतिक विज्ञान पार्ट 2 के साथ EHL वर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, जिसमें पहली बात हमने बताई थी पार्ट 1 में वैद्युतिकी क्या है, इसकी खोज किसने की और इसके बारे में इसका पूरा इतिहास हमने आप लोगों को बताया था। आवेश बताया था, आवेश की परिभाषा बताई थी, आवेश कितने प्रकार का होता है, इन सब बातों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। अब मूलभूत गुण पढ़ने के पहले जो बातें पार्ट 1 में बताए हैं, कुछ उन बातों का रिवीजन कर लिया जाए। तो हमने पहले चीज़ वैद्युतिकी बताया था। वैद्युतिकी में हमने परिभाषा जो बताई थी, इतिहास आप लोग जो बताए थे उसको आप लोग याद करिए। केवल हम परिभाषा बताएंगे, क्योंकि अगर विस्तार से पुनः बताएंगे तो यही बातें हमेशा चलती रहेंगी, कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वैद्युतिकी की परिभाषा हमने बताई थी, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युतिकी कहते हैं। यह गुण जिसके माध्यम से प्राप्त होता है, जिन पदार्थों में प्राप्त होता है, वह पदार्थ वैद्युतमय या आवेशन कहलाता है। फिर हमने परिभाषा बताई थी वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश में बताया था कि धारा और समय का गुणनफल वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश के दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक जो है एम्पियर इंटू सेकेंड अथवा कूलाम का प्रतीक क्यों होता है। ये तो परिभाषा हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखी थी। एक परिभाषा हम बोले थे कल लिखेंगे, लेकिन वो परिभाषा आज सुन लीजिए कि अवैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें जो होता है वैद्युत तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए, वही पदार्थ या उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। किसने बताया? याद नहीं होगा आप लोगों को, अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने बताया था। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होना धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना ऋण आवेश। उदाहरण के रूप में बताए थे, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। यही तो बताए थे। और उसके बाद जो होता है, फिर एबोनाइट की छड़ को हम फर्श से जब रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? ऋणावेश उत्पन्न होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में पहला गुण हमको पढ़ना है आवेशों के मध्य बल, आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेशों की योज्यता का नियम, आवेश का क्वांटीकरण। इतनी बातें हमको पढ़नी है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो होता है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में पहला गुण है आवेशों के मध्य बल। आवेशों के मध्य बल। तो आवेशों के मध्य बल का मतलब हमने एक बात बीच में चर्चा की थी कि समान आवेशों में कौन सा गुण पाया जाता है? आकर्षण का। समान आवेशों में जो होता है वो आकर्षण का गुण पाया जाता है, और असमान गलत बोल दिए। समान आवेशों में जो होता है प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि असमान आवेशों में जो होता है आकर्षण का गुण पाया जाता है। गलत बोलने के लिए खेद है हमको। तो यहाँ पे ये सही बात है कि समान आवेशों में जो होता है प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सजातीय का मतलब क्या होता है कि एक जैसे जब आवेश होंगे, आवेशों के मध्य बल यही हमारा जो है मूलभूत पहला गुण है। इसमें पहले गुण में क्या होता है, इसी के बारे में हमको चर्चा करनी है कि अगर हमारे सजातीय आवेश रहेंगे, सजातीय आवेश में धन हो ऋण हो, सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है, जबकि विजातीय आवेशों में कक्षा 6 में गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय का मतलब क्या होता है? एक जैसे हों। भाई अगर हम वर्मा हैं तो वर्मा, यादव हैं तो यादव। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो जैसा है उसी रूप का हो।
इसका मतलब ये है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। आवेशों के मध्य बल जो होता है वह, जैसे एक हमारा होता है असंजक बल, असंजक बल, और एक होता है घर्षण बल। कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से वैद्युत बल कौन सा है। तो दो बल आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार करिए कि निम्न में से वैद्युत बल कौन सा है, असंजक बल, घर्षण बल। दो बातें आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। बहुविकल्पी में अगर पूछा जाता है निम्न में से कौन सा बल वैद्युत बल है, तो इन दोनों में से अगर कोई देता है तो इसका मतलब वही सत्य होगा। असंजक बल दिया है तो वह सत्य है, घर्षण बल दिया है तो वह सत्य है। तो कहने का मतलब यह है कि समान या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। असंजक बल तथा घर्षण बल दोनों ही क्या है, वैद्युत बल है। दोनों ही क्या है, वैद्युत बल है। ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करनी है, केवल वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में पहला आवेशों के मध्य बल क्या होता है। तो आवेशों के मध्य बल हमने बता दिया। जब सजातीय आवेश होंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण कहलाता है, जब विजातीय पद होंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। बात समझ रहे हो। असंजक बल तथा घर्षण बल वैद्युत बल है। इसको हम लिखेंगे नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। इसके बाद क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम पढ़ने के पहले कुछ नियम पुराने हैं, जैसे कैलोरी मिति का सिद्धांत कक्षा 9 कक्षा 11 में पढ़े हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कक्षा 9 और 11 में पढ़े। कैलोरी मिति का सिद्धांत में बताया गया होगा, जब भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को एक साथ लाया जाता है तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाने लगती है। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। अगर जो लोग भौतिक विज्ञान पढ़े हैं, जो हम पढ़ाए हैं, तो उनको उदाहरण व्यवहारिक भाषा में भौतिक विज्ञान पहले बता चुके हैं। जो भौतिक विज्ञान को व्यवहारिक भाषा में पढ़ेगा उसको भौतिक विज्ञान बहुत आसान लगेगा। उदाहरण के रूप में बताए थे, जब दो टंकियों का मतलब एक बड़ी टंकी हो एक छोटी टंकी हो, जब दो टंकियों को पास पास लाया जाता है और दोनों में पहली टंकी में पानी हो दूसरी टंकी में पानी ना हो, तो बड़ी टंकी का पानी दूसरी टंकी में जाने लगता है। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों टंकियों के पानी का स्तर समान ना हो जाए। अगर यहाँ तक जो है, यहाँ पाइप लगी है तो यहीं तक स्तर समान होगा, इसका पानी यहाँ तक समान हो जाएगा। इसका मतलब कैलोरी मिति का सिद्धांत वही है कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली, जब दो भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। भाई एक भरी टंकी है खाली टंकी, सेम प्रोसेस। जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक साथ लाया जाता है या समीप लाया जाता है तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाने लगती है। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है, इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कुछ कार्य कर दें तो हमारी ऊर्जा जो होती है उस कार्य में व्यय हो जाती है। फिर हम भोजन करते हैं, फिर कुछ कार्य करते हैं तो ऊर्जा व्यय हो जाती है। गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, गाड़ी जाती है, उसके बाद पेट्रोल जब खत्म हो जाता है तो कुछ ना कुछ कार्य होता है, पिस्टनों द्वारा बहुत सारे यंत्रों द्वारा कुछ ना कुछ कार्य होता है, फिर पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी चलती है। कुल मिला के कहने का मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। जिस प्रकार से
आत्मा अजर अमर है, जानते हैं कि आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आत्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ आत्मा शब्द लेने का मतलब यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। सेम प्रोसेस वही है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण किया जा सकता है, उसी प्रकार ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसलिए इतनी सारी बातें बता रहे हैं क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ही है। अब हमने बताया ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, उसी प्रकार आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। आवेश का केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं, उसी प्रकार आवेश का एक रूप से दूसरे रूप में जो होता है स्थानांतरण किया जा सकता है। बात समझ रहे हो। अब इसके बाद आवेश संरक्षण के नियम पे दो सिद्धांत और हैं। दो सिद्धांत में देख लीजिए। अब इसमें एक है उदाहरण। सिद्धांत क्या एक उदाहरण के रूप में है। पहला इसका उदाहरण है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होता है जान लो। अब ये वस्तु पहले मान लो क्या हो, एबोनाइट की छड़ और दूसरी हमारी क्या हो, बिल्ली की खाल हो। बात समझ रहे हो। एबोनाइट की छड़ को जब फर्श से रगड़े थे तो फर्श से इलेक्ट्रॉन किस पे आते थे, बिल्ली की एबोनाइट की छड़ पर। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एबोनाइट की छड़ पर आने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एबोनाइट की छड़ पर आने लगते हैं। अब अगर इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। कल बताए थे पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। बात समझ रहे हो भाई। जितना इलेक्ट्रॉन इसका आ रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेंगे और उसके बाद जो है अब लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ऋणावेश। अब उसके बाद जो है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी जहाँ होती है वह क्या होता है, धनावेशी। कुल मिला के कहने का मतलब जितने हमारे इलेक्ट्रॉन इधर हैं उधर इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि अगर यहाँ हम नहीं आवेश संचित कर पा रहे हैं तो इसको हम इसको दे रहे हैं, अगर इसका ज़्यादा हो रहा है तो इसको दे रहे हैं, कि कुल मिला के नष्ट नहीं हो रहा है आवेश, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल और है, उसमें आगे पढ़ोगे सेकंड पेपर में, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन का मतलब युग्म मीन्स होता है जोड़ा, जोड़े को पैदा करना, जोड़े को उत्पन्न करना युग्म उत्पादन है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई गामा फोटॉन, प्रोटॉन नहीं, जब कोई गामा फोटॉन किसी भारी नाभिक से टकराता है तो वह एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को जन्म देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये भी घटना आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि अगर युग्म उत्पादन में पैदा हो रहा है तो यही पैदा हुई चीज़ युग्म उत्पादन या फोटॉन को भी जन्म देगी, किसमें, युग्म विनाश में। बात समझ रहे हो। तो युग्म उत्पादन युग्म विनाश आगे पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बात थी, हमने चर्चा कर दी इस पे कि इसका मतलब है जिसे हम गामा फोटॉन कहते हैं। यही गामा फोटॉन जब क्या करता है, किसी भारी नाभिक पर से टकराता है तो वह भारी नाभिक पर टकराने के बाद
एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति कर देता है। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। यह घटना आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। कहने का मतलब ये पूछा जाए युग्म उत्पादन की घटना किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर युग्म उत्पादन की घटना क्या होती है, कार्य। लिखवाना नहीं, हमको आप लोगों को लिखना है, केवल समझाने के लिए इतनी सारी बातें बताई जा रही हैं। अगला चलो देखते हैं। अगली बात क्या है, वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता फार्मूला Q1 + Q2 + Q3 + डॉट डॉट, या माइनस भी हो तब भी लिखा जाएगा। इसका मतलब किसी निकाय का कुल आवेश का मतलब टोटल आवेश। अगर कोई निकाय बना है, छोटा छोटा कण मिलकर निकाय का निर्माण करता है। एक कण सब मिल गए, बड़ा सा कण बन गया, बड़ा सा निकाय बन गया। इसका मतलब कि छोटे छोटे कणों से बने निकाय का कुल आवेश छोटे छोटे कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब छोटे छोटे कणों से बने निकाय का कुल आवेश छोटे छोटे कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे वैद्युत आवेशों की योज्यता का नियम कहते हैं। बात समझ रहे हो कि अगर हम छोटा छोटा कण मिला के बड़ा सा निकाय बना दें, बड़ा सा जब निकाय बनता है तो उसका टोटल आवेश जो हमने छोटे छोटे कण लिए थे उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात समझ रहे हो। अगली बात इम्पॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है। फार्मूला होता है Q = N। N को हम क्या, E को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है माइनस लगाया जाता है, प्रोटॉन के लिए प्लस लगता है। तो यहाँ से अब यहाँ पे परिभाषा क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, आवेश का क्वांटीकरण, या उसे हम परमाणुकता भी कहते हैं। चाहे तो एक लाइन परिभाषा यही याद करिएगा, बस बहुत है। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, यही हमने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ई को हम इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अगर आप लोग यहाँ पे हम लिखवा दें, कहो यहाँ देख लीजिए, किसी आवेश चाहे तो डायरेक्ट लिख दें कि इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज को आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश के पूर्ण गुणज को आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। Q = N फार्मूला है, यहाँ प्लस माइनस भी लगता है, समझ रहे हो। E का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है तो माइनस लगेगा, प्रोटॉन की बात होती है तो प्लस लगता है, न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होता है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान देनी है। 4 बातों में 4 हेडिंग में
बहुत सारी बातें आप लोगों को बताए। अगले दिन हम आप लोगों को कूलाम का नियम अगले पार्ट 3 में बताएंगे। कूलाम का नियम क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें आवेशन क्या है, नंबर 1 इम्पोर्टेंट बात। नंबर 2, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आगे कूलाम का नियम पढ़ना सभी है। हम आप लोगों को ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिससे आप लोग भौतिक विज्ञान में बहुत अच्छा नंबर पाओगे। लेकिन जितना भी वीडियो पढ़ाया जाए, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, सब लोग अच्छे से सही ढंग से नोट्स बनाइए। जहां आप लोगों को समस्या होती है, अगर आप लोग कहेंगे तो हम नोट्स जो है पूरा नोट्स का मतलब जितनी हेडिंग हम बता रहे हैं सब लिख देंगे। लेकिन आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जिससे आपका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो और इस ऑनलाइन क्लास एच.एल. वर्मा ऑनलाइन क्लास का भी नाम हो। इसीलिए हमने एच.एल. वर्मा ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है। अगर हमने शुरुआत की है तो इसको हम पूर्ण भी करेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। वीडियो जब समझ में आए, अच्छा लगे, तभी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इसमें त्रुटियां हो रही हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। हम उसका भरसक प्रयास करेंगे कि उन त्रुटियों को दूर किया जाए। धन्यवाद।